हाय दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग नेशनल करेंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 12th इंटरनेशनल योगा डे कब हुआ था। 21 जून 2026 को कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कौन सा था? 12th था। ठीक है, उसके बाद क्या, जैसे कि यहाँ पर योगा सेशन विद प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने क्या बोला था? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्टिव सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, 21 जून क्या हो गया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्टिव सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, थीम क्या था? योगा फॉर हेल्दी हेल्थ। ठीक है, और जो पिछले साल का थीम था उसका क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 है, और इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देख लेते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट फ्यूचर सपोर्ट फैसिलिटी फॉर वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2029 एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2023। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं और यहाँ पर आते हैं इनोग्रेशन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1। तो यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन एट जेवार पोर्ट ऑफिशियली स्टार्टेड ऑन 15 जून 2026। द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेटेड बाय इंडिगो अराइव्ड फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 28 मार्च 2026 एट जेवार इन डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्धा नगर। ठीक है, तो यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ पर? जेवार एयरपोर्ट पर। कब स्टार्ट किया गया? 15 जून 2026 को। और यहाँ पर पहला इंडिगो फ्लाइट कहाँ से गया था? लखनऊ से गया था। ठीक है, और इसका इनोग्रेशन कौन किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, कब किया था? 28 मार्च 2026 को। ठीक है, कहाँ पर? एट जेवार इन डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्धा नगर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको कौन बनाया था। तो बनाने वाला यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड था, और 100% सब्सिडी ऑफ जूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। ठीक है, has been entrusted with the responsibility of development, construction and operation of Greenfield Noida International Airport project। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्किम डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट। ठीक है, सिक्किम कौन सा आर्टिकल है? 371 है, और 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था। और तो कब? 27 में 2026 को फिफ्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया उल्लास प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश था कब हुआ था फुल्ली लिटरेट? सितंबर 2025 में हुआ था। ये बिकमिंग द फिफ्थ सच स्टेट और यूनियन टेरेटरी इन इंडिया। तो 5वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश हुआ था, और 5वां नंबर पर मतलब स्टेट और यूनियन टेरेटरी दोनों को काउंट करके बताया गया है। और यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेट मतलब 5वां स्टेट पर देखा जाए तो सिक्किम हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले गोवा हुआ था, फिर लद्दाख जो कि यूटी है, मिजोरम हुआ था, त्रिपुरा हुआ था, और हिमाचल क्लेम टू हैव अ लिटरेसी रेट ऑफ 99.3% एज पर उल्लास प्रोग्राम। ठीक है, तो गोवा, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल और सिक्किम। ठीक है, उसके बाद हम 23 जून 2000 त्रिपुरा डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। त्रिपुरा बिकम थर्ड स्टेट आफ्टर गोवा एंड मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा तीसरा स्टेट हुआ था। ठीक है, 23 जून को 2025 को त्रिपुरा बना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्किम डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी। सिक्किम में इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशियरी डिक्लेयर किया गया है। तो सिक्किम मार्क एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया जुडिशल डिजिटलाइजेशन व्हेन इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी इन कंट्री ऑन 1 मई 2024।
उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय किसके द्वारा, NCRB के द्वारा। कौन, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बस जान लीजिए कौन रिलीज किया है एक्सीडेंटल डेथ, NCRB एक्सीडेंटल डेथ यहाँ पर। और बिहार में अगर एक्सीडेंटल डेथ देखा जाए तो कितना परसेंट है टोटल इंडिया का, 4.2%, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ ड्यूरिंग 2024। उसके बाद ठीक है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस स्पेशल SIR फेज 3, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं ये कवरेज ऑफ, मतलब फेज 3 में किसको किसको कवर नहीं किया गया था। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, मतलब इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, मतलब ये जो तीनों स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर SIR फेज 3 में कवर नहीं किया गया है तीनों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर असेंबली इलेक्शन 2026 का। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल का इलेक्शन, ठीक है, और बंगाल में कौन बना था चीफ मिनिस्टर, शिवेंद्र अधिकारी, ठीक है, BJP चीफ मिनिस्टर। और ठीक है, टोटल कितना वहाँ पर सीट है, 294, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु इलेक्शन TB के, ठीक है, C जोसेफ विजय थे, उनका पार्टी जीत गया था, और वहाँ का गवर्नर कौन था, राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर कितना टोटल सीट है, 234, जिसमें से TB के 108 जीता था, और ये मेजोरिटी को क्रॉस नहीं कर पाया था, ठीक है। उसके बाद केरला का देखते हैं, केरला का कौन बनता है चीफ मिनिस्टर, VD सथेसन, ठीक है, और वहाँ का गवर्नर कौन है, वही जो तमिलनाडु के हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन कहाँ पर, त्रिवंतपुरम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 140 सीट है, और जो UDF अलायंस है उसको कितना मिलता है, 104, ठीक है, और INC को कितना, 63। उसके बाद असम में हेमंता बिश्व शर्मा। उसके बाद मेजोरिटी पार्टी, ठीक है, यहाँ पर टोटल सीट कितना था असम में, 126, ठीक है, और ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी असेंबली इलेक्शन 2026, ठीक है, यहाँ पर NDA अलायंस जीतता है, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, N रंगास्वामी। टोटल सीट कितना है, 30 है, ठीक है, कहाँ पर, पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्राइम रेट इन इंडिया, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, कौन रिलीज किया है, NCRB, ठीक है। और टोटल कितना केस रिकॉर्डेड हुआ है, अराउंड 60 लाख, ऐसे याद रखते हैं, क्रिमिनल केसेस इन 2024, जो कि 6% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और साइबर क्राइम राइज हुआ है, और कितना राइज हुआ है, 18% इंक्रीज हुआ है, ओवर 86,420 केसेस इन 2023। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ साइबर क्राइम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा, फाइनेंशियल फ्रॉड था, ठीक है, और उसके बाद ये फाइनेंशियल फ्रॉड अकाउंट फॉर कितना, अराउंड 72.6%, ठीक है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कितना था, 3.1%, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं BCCI नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट, ठीक है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा है कि BCCI जो है क्रिकेट बोर्ड इंडिया का
नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि BCCI इज रजिस्टर्ड प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ द तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिकमेंडेशन ऑफ एक्सट्राऑर्डिनरी जस्टिस RM लोधा कमेटी क्या किया था, रिफॉर्म इन BCCI रिकमेंड किए थे। लोधा कमेटी जो था डिस्क्राइब BCCI फंक्शनिंग एज ए क्लोज डोर बैक रूम अफेयर। तो इसमें से पूछ सकता है कि क्लोज डोर बैक रूम अफेयर कौन से कमेटी ने BCCI को रिकमेंड डिस्क्राइब किया था, तो जस्टिस RM लोधा कमेटी, ठीक है। तो असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड और टेबल किया गया, ठीक है। आर्टिकल 44 में DPSP में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो प्रेसिडेंट है BCCI का कौन है, मिथुन मनहास और सेक्रेटरी कौन है, देवाजीत साइकी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वंदे मातरम नेशनल ऑनर लॉ, ठीक है। तो ये यूनियन कैबिनेट गिव अप्रूवल ऑन 5 मई टू अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो पहले क्या होता था कि केवल इस एक्ट के अंदर नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एंथम जन गण मन ही केवल मतलब इसको इंक्लूड किया गया था टू प्रिवेंट फ्रॉम इंसल्ट और इंटेंशनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसको वंदे भारत को भी इस एक्ट के तहत इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। और द प्रपोज अमेंडमेंट सीक टू मेक इंसल्ट टू और ऑब्स्ट्रक्शन इन साइनिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम और पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि वंदे मातरम किसके द्वारा कंपोज किया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। और पहला बार पब्लिश किस में हुआ था, बंग दर्शन में। फिर लेटर किस में इंक्लूड किया गया था, आनंद मठ में, ठीक है। और द सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये क्या दिखाता है, पावरफुल सिंबल ऑफ यूनिटी सेक्रीफाइस एंड डिवोशन टू मदरलैंड ऑन January 24, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनाउंस करते हैं जन गण मन और नेशनल एंथम और वंदे मातरम क्या होगा, इक्वली एज ए नेशनल सॉन्ग, ठीक है, ऑनर्ड इक्वली। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों में से कौन बड़ा है और किसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो किसी को ज़्यादा नहीं दिया जाता है, दोनों को इक्वली ऑनर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद INC सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। उसके बाद इट बिगन द रैलिंग क्राई ऑफ स्वदेशी एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट के समय ये गाया गया था। फिर उसके बाद मैडम भिकाजी कामा एंड मदन लाल डिंगरा सिम्बलाइजिंग रेजिस्टेंस एंड नेशनलिज्म, इट इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरी। किसको किया इंस्पायर, मैडम भिकाजी कामा एंड मदन लाल डिंगरा ही थे ना, जो जाके वहाँ पर कोई ब्रिटिश था इंग्लैंड में जाके उसका हत्या किए थे, ठीक है। पंचायत एडवांस इंडेक्स में कौन रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, बस इतना जान लीजिए। इसके बाद थीम ऑफ पंचायत क्या था, ठीक है, जैसे कि ठीक है, थीम ऑफ पंचायत क्या था, पॉवर्टी फ्री, इनहांस लाइवलीहुड इन पंचायत, हेल्दी पंचायत, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत विथ सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रा, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत विथ गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली पंचायत, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल 2026, ठीक है। कब फोर्स में आया, 1 मई 2026 को।
और की हाईलाइट क्या है, द रूल क्रिएटेड ट्रांसपेरेंट सिस्टम टू क्लासीफाई ऑनलाइन गेम, मतलब ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको ट्रांसपेरेंटली क्लासीफाई करने के लिए इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद ये क्या कहता है, ये डिफरेंस दोनों में बताता है, ऑनलाइन मनी गेम्स एंड जो परमिसिबल मतलब जो अलाउड ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स हैं, ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस बताता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या, एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी इंडिया इंडिया एज ए यूनिफाइड एंड डिजिटल फर्स्ट रेगुलेटर, तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, इसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, इसके अंदर ये गेमिंग रूल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और इट क्रिएटेड अ स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर नोटिफाइड गेम्स, ठीक है। उसके बाद यूजर कैन अप्रोच था, मतलब 30 दिन के अंदर आपको गेमिंग अथॉरिटी को कोई दिक्कत होता है, ग्रीवेंसेस होता है, तो आप गेमिंग अथॉरिटी 30 दिन के अंदर आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। और सॉरी, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गया होगा, ठीक है। तो जो 30 दिन के अंदर आप गेमिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, और गेमिंग अथॉरिटी के 30 दिन के अंदर ही उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा अपील को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एट पोषण पखवाड़ा मनाया गया, ठीक है, 8वां, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन अवेयरनेस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अंडर मिशन पोषण 2.0, ठीक है। तो इसका क्या था ऑब्जेक्टिव, और कौन लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। न्यूट्रिशन का अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो चाइल्डहुड केयर है उसके लिए, एंड डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, किसके द्वारा, मिशन पोषण 2.0 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कब मनाया गया, 9 to 23 अप्रैल 2026। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या बोले कि ए वेल नरिश्ड चाइल्ड इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन, ये पूछ सकता है क्योंकि ट्वीट भी पूछता है एग्जाम्स में, जो नरेंद्र मोदी ट्वीट किए थे उसके बारे में भी ये लोग एग्जाम्स में पूछा गया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद थीम क्या था, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद पैसिव यूथनेसिया का केस हम लोग देखते हैं, जैसे कि हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है पैसिव यूथनेसिया को लेके। तो यहाँ पर क्या होता है, यूथनेसिया का मतलब क्या होता है कि आप इंटेंशनली टर्मिनेशन करते हैं किसी पेशेंट का लाइफ को, तो मतलब ख़त्म करने के लिए, जो उसका सफरिंग होता है उसे ख़त्म करने के लिए इंटेंशनली आप उसको उसके लाइफ को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, पैसिव यूथनेसिया में जो लाइफ सपोर्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, और एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है, हम लोग कुछ ड्रग देते हैं उसको, मतलब उसको मारने के लिए, ठीक है। एक्टिव में डायरेक्टली, मतलब एक्टिवली और डायरेक्टली आप उसको ड्रग के थ्रू किल करते हैं, ठीक है। पैसिव में लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, एक तो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके बाद राइट टू लिव विथ डिग्निटी, और मतलब अगर आर्टिकल 21 में देखा जाए तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी नहीं है, दो नॉट एन अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू डाई, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आप अनरिस्ट्रिक्टेड, आपके पास राइट नहीं है राइट टू डाई के लिए, ठीक है, राइट टू डाई डिग्निटी, उसके लिए एक मेडिकल सुपरविज़न और मेडिकल ऑथराइजेशन लगेगा, और बहुत कुछ, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें बहुत कुछ वेरिफिकेशन भी होगा, तब उसको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो राइट टू डाई एग्जैक्टली इट इज़ नॉट गिवन इन आर्टिकल 21, ठीक है, इफ़ इट इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला
कौन सा इथोनेशिया का, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, आर्टिकल 21 से नॉट इंक्लूड जनरल राइट टू राइट, ठीक है। उसके बाद अरुण रामचंद्र साहनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में आया था, और इसका ये फर्स्ट केस था, ठीक है, जो कि पैसिव इथोनेशिया को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल पोजीशन इसका देखते हैं, ठीक है। सॉरी, कोई दिक्कत आ गया है, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग कुछ ग्लोबल पोजीशन देखते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। ठीक है, हम लोग दूसरे वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। तो ओके, थैंक यू।